संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन में हुआ भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को किया संबोधित। कहा, संविधान दिवस का मकसद देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को पैदा करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन व पैन 2.0 परियोजना को दी मंजूरी। अटल नवाचार मिशन 2028 तक रहेगा जारी। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को लेकर ग्रैब के कुछ नियमों में किए बदलाव। सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली के संविधान सदन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सहित कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। साथ ही इस दौरान मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक बुकलेट का भी अनावरण किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। उन्होंने भारतीय संविधान को उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। उन्होंने इसके जरिए देश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल ही के वर्षों में कई उपाय किए हैं। साक्षी भी 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। यह देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 सालों को मनाने के रूप में एक ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। यह विश्व के सबसे बड़े और अत्यधिक गतिशील लोकतंत्र के लिए एक अहम उपलब्धि है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। संविधान देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रेरक बल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो संदेश भी साझा किया। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं,
हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज संविधान दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को पैदा करना है। यही संविधान सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर रहा है। संविधान निर्माताओं ने हमें दूरदर्शी संविधान दिया है। हमारे संविधान ने हर वर्ग को समान अधिकार दिया और संविधान ने देश को जोड़ने का काम किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। उनको दिल शासन को ही पाने के लिए हमने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। रावी नदी के किनारे ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि भारतीय संविधान न केवल शासन का आधार है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक विरासत और कलात्मक धरोहर का भी एक अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बहुत सारी खूबियां हैं। एक इंडिविजुअल के तौर पे देखें तो उसमें मौलिक अधिकार है। समाज के तौर पे देखें तो जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करेगी इसके अंदर। खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ऐसे प्रोविजन है जो पूरे विश्व के विकसित देश हैं उनको 300-300 साल लगे, 125 साल लगे स्वतंत्रता के बाद उन प्रावधानों को बनाने में, और हमने पहले दिन से बनाया। इसी तरह से एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम देखें तो इसके अंदर भाईचारे को बढ़ावा देते हुए नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी की बात करेगी। प्रदेश द्वारा नए हेलीकॉप्टर खरीदने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर लाखों करोड़ रुपए के कर्जे होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया पहले से ही जारी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदमे में हैं, इसलिए वे कुछ भी बयान दे रहे हैं। हुड्डा हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। उनके द्वारा कौशल रोजगार निगम में आरक्षण के बयान पर सीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने विधानसभा में विस्तार से बताया था। हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था, और ये फाइल लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से चली हुई थी। अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खरीद लिया, ये तो उनको भी मालूम है, नेता साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है, वो तो राजनीति करते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उनको बताया है, क्योंकि विधानसभा में तो जवाब नहीं देते, बाहर झूठ बोलते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कलेक्टर रेट ज्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं, समय समय पर किए जाने वाले रिव्यू के मुताबिक ही रेट में बढ़ोतरी की गई है। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोनीपत स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने संविधान सभा के सदस्य रहे व्यक्तियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने सभी को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा संविधान एक पवित्र किताब है जिसका हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान समतामूलक सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में बने देश के पहले संविधान संग्रहालय के संदर्भ में कहा कि इससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और वे संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। हर राज्य में एक यूनिवर्सिटी ऐसी इसकी प्रयास करना चाहिए। आपने इसको शुरू किया, आपको विशेष करके मेरी तरफ से हरियाणा के जनता के तरफ से भी आपको बधाई देना चाहता हूँ।
संविधान की रक्षा करना यानी गरीब से गरीब आदमी को रक्षित करना चाहिए, वंचित को रक्षा करना चाहिए। जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं बनना चाहिए। तो इसलिए संविधान को रक्षा करना और संविधान को बचाना और संविधान ने जो कहा उसको हम बराबर जो है निर्णय करके अमल करेंगे, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन शाम को रिजल्ट जारी होगा। चुनाव आयोग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 3 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 10 दिसंबर नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। और तलब है कि कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीट रिक्त घोषित कर दी गई थथी। अब जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए लाभकारी बताया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टर्स में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है। 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। ये सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल तथा पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए अनुसंधान परक लेखों और जर्नल प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। साल 2025, 26 और 27 के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक जारी रहने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में 2,500 नई प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। साथ ही PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की PAN 2 परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। PAN 2 परियोजना का वित्तीय भार 1,435 करोड़ रुपए आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके PAN 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली NCR के स्कूलों को लेकर ग्रैप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि NCR में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे, यानी प्रदूषण के दिनों में स्कूल ऑनलाइन
व ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलाए जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन का विकल्प चुन सकते हैं। CAQM का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर कक्षाओं को लेकर फिर से विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होने से कई छात्र मिड डे मील से वंचित हो रहे हैं। साथ ही कुछ छात्राओं के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों की कमी होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज ही के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने शहर के कई स्थानों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया था। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति टर्मिनल से शुरू हुआ हमला ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। इस हमले में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी मार गिरा और एक आतंकी कसाब को पकड़ लिया गया था, जिसे साल 2012 में फांसी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर अपने संदेश में मुंबई पर 26/11 के हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुंबई आतंकी हमला देश के इतिहास में अमानवीय और कायरतापूर्ण हमलों में से एक था। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों के शौर्य को मेरा शत-शत नमन। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पंचकुला में आयोजित सरस मेला आज संपन्न हो गया। हजारों लोगों ने इस मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए विभिन्न उत्पादों को खरीदकर महिलाओं के उत्थान में अपना योगदान दिया। मेले में हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों के उत्पादकों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले में रोहतक से आए लखपति दीदी मानसा शर्मा ने बनारसी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह जुड़ने के बाद उनकी आजीविका में वृद्धि हुई। उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद उनके ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई। वहीं महेंद्रगढ़ की लखपति दीदी बनारसी ने कहा कि उनके स्वयं सहायता समूह से आज इस गांव की करीब 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के चलते वे मोटे अनाज से बिस्किट, पिन्नी और नमकीन बनाती हैं। हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हैंड ब्लॉक प्रिंट की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। हमने 40,000 का लोन लेके वो काम शुरू किया था, जिसमें 10 बहनें जुड़ी हुई थी और वो काम हमारा लगातार चलता आ रहा है। इसके साथ हमें अब डाई की ट्रेनिंग, डाई भी करते हैं हम, सिलाई भी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो तीज पे कोथलियाँ सिलवाई थी, उसमें 10 गाँव की बहनों ने जुड़ के और 34,000 कोथली हमने 5 दिन में पूरी की थी। और रही बात सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद हमारी आजीविका भी बढ़ी है और हमें अच्छा कमाने का मौका भी मिल रहा है। जो महिलाएं अपना घर नहीं चला सकती थी, आज वह 15-20 महिलाओं का परिवार चला रही हैं। हम कम से कम किसी भी मेले में, सरस मेले में जाते हैं तो 1-1.5-2 लाख तक की इनकम खूब आराम से करते हैं। महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए की हर महीने घर बैठे भी इनकम कमा रहे हैं महिलाएं। तो महिलाओं को कदम आगे बढ़ाने के लिए मैं सीओ साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि वह हमें बार बार मौका दे करके, हमारी वीडियो बना करके, किसी तरह से भी हमें पब्लिसिटी करवा के हमारी मार्केटिंग में जो सहयोग दे रहा है उसका। श्री गणेश समूह के प्रधान बाला ने बताया कि वे कढ़ाई व तवे बनाते हैं। हरियाणा आजीविका मिशन की सहायता से वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। उधर मेले में आए 75 साल के विजय ने बताया कि उन्होंने भगवान श्री राम सहित कई स्टैच्यू बनाए हैं, साथ ही अन्य उपयोगी वस्तुओं द्वारा डेकोरेशन के उत्पाद बनाए हैं। हमको पूछता है तो उनको बताते हैं। हम ग्रुप भी बनाते हैं समूह, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और दूसरों को बताते भी, उनको बच्चों को बताते हैं और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग में भी भेजते हैं हम। ये 18 में मुझे उन्होंने ऑफर किया कम and I said I will come. I went there and I took my child there. I gave it my work. And there, from there I got encouraged by them. वहीं सरस मेले में आए लोगों ने स्वदेशी उत्पादों की जमकर खरीदारी की और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। के लड्डू, बाजरे के लड्डू और चूरमा तीनों टेस्ट किए हैं और बहुत स्वादिष्ट टेस्ट है और न्यूट्रिशियस है सारा।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ वर्ष 2025 में 11 जनवरी को मनाई जाएगी। यह निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। इस दौरान तय किया गया कि हर हिंदू पर्व की तरह यह उत्सव भी तिथि के मुताबिक मनाया जाएगा। इस तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ हर साल पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि कूर्म द्वादशी को मनाई जाएगी। इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान परिसर के दक्षिणी कोने में 500 लोगों के बैठने के लिए सभागृह, अतिथि सभागृह और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण के लिए महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने शिलापट का अनावरण कर शुभारंभ किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में आयोजित बैठक में मंदिर निर्माण में प्रगति की जानकारी दी गई और आगे की कार्य योजना के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन समितियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारी क्षेत्र विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को विकास हासिल करने में सहायक हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के भावी विकास में सहकारी समितियां एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। सहकारिता केवल एक मॉडल नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की नींव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सहकारी बैंकों में 12 लाख करोड़ रुपए जमा है। सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 3 सालों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस कारण भारत सहकारी क्षेत्र में एक विश्व मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के इतिहास में भारत में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में भारत में विश्व क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह और वैज्ञानिकों ने हाई प्रोटीन युक्त दूध, अनाज और दूध बाजरा कुकीज लॉन्च की। डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दिवस दूध के महत्व और डेयरी क्षेत्र के आर्थिक योगदान पर प्रकाश डालता है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में देश में दूध का उत्पादन लगभग 57% से ज्यादा बढ़ा है। एनडीआरआई ने देश में दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बिस्किट में 10 ग्राम प्रोटीन है, ये उसका एक मोटो था। हमने उसको ऐसा फ्रेम किया है कि 10 ग्राम प्रोटीन भी रहे, उसका टेस्ट भी रहे, सेंसरी भी इवैल्यूएशन करा है, तो उसको इनक्यूबेट किया है। बेसिकली इनक्यूबेशन सिस्टम यही के लिए है कि किसी के पास भी कोई भी, चाहे वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या एजुकेटेड है नहीं एजुकेटेड स्टूडेंट है, अगर कोई आइडिया आया है और उसको इनक्यूबेट करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, मशीन चाहिए होती हैं इनको। तो डेयरी सेक्टर में चाहे वो फार्मर हो, प्रोडक्शन साइड में, प्रोसेसिंग साइड में हमारा इनक्यूबेटर काम करता है और उसी में उसने इनक्यूबेट लिया। अच्छा प्रोडक्ट था तो फिर उसने लॉन्च करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो हमने समझा मिल्क जैसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि गत दिवसों में आपने देखा होगा कि मिलेट हमने ईयर सर्टिफिकेट किया था। वहीं स्टार्टअप कंपनी की सदस्य आस्था ने बताया कि उन्होंने जो कुकीज लॉन्च की हैं वह स्वादिष्ट होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर है। इसमें शुगर की जगह शहद का इस्तेमाल किया गया है जो सेहत के लिए बेहतर है।
इट इज़ सबके लिए है, वो बच्चे खा सकते हैं एंड पेरेंट्स को भी ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा बिस्किट खा रहा है, कोई और तरीके की कुकीज़ खा रहा है तो उसके अंदर मैदा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो मेरे को भी मना करते थे व्हेन आई वाज अ किड। इसके अंदर मिलेट्स हैं, दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट, बहुत सारा फाइबर है इनके अंदर इन कुकीज़ में, तो दे आर गुड फॉर किड्स। बच्चे खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बूढ़े खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो शुगर बीपी के पेशेंट्स हैं दे कैन ईट इट, क्योंकि मीठा तो चीनी तो है ही नहीं, एडेड शुगर या किसी भी तरीके के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। एंड देन इट इज़ वेरी गुड फॉर एथलीट्स एज वेल, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। एक कुकी के अंदर इट्स ऑलमोस्ट 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। संविधान दिवस के अवसर पर करनाल में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर लोगों को संविधान और उसके महत्व के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता की पहचान की नींव रखी है। संविधान दिवस लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है, सक्रिय नागरिक भागीदारी और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि ये सभी नागरिकों के लिए एक प्रगतिशील, समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। में हर नागरिक के लिए विशेष है, क्योंकि भारत का संविधान एक अद्भुत ये हमारा संविधान है और इसके तहत बने हुए जितने भी कानून हैं उनके तहत जो हमारी एक व्यवस्था चलती है, राष्ट्र की व्यवस्था चलती है, हर नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी जिक्र इसके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हर नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें और संविधान के अनुरूप जो भी एक व्यवस्था बनी है उसका पालन करते हुए, उसमें चलते हुए हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना। वहीं जींद में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान अंगीकार के 75 साल पूरे होने पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाने का फैसला लिया है। लोगों को इस अभियान को दिल से अपनाकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। आज का दिन हर भारतवासी के लिए सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन है। चलता है और हमें जिस प्रकार से त्योहार मनाया जाता है उसी प्रकार से हमें अपने संविधान दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ही बताता है कि हमें इस देश में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने कार्य करने हैं, किस प्रकार से अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको किस प्रकार से सजा मिलेगी। हर तरह से हमारा कानूनी प्रक्रिया, हमें किस प्रकार से इस देश में एक दूसरे से मिलकर रहना है, क्योंकि ये जो संविधान बनाया गया है ये किसी धर्म, किसी जाति से संबंध नहीं रखता। संविधान दिवस के अवसर पर आज प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कहा कि ये भारत का संविधान ही है जिसने देश के हर नागरिक को समानता और नागरिक अधिकारों की ताकत दी है, जिसके चलते हर व्यक्ति आगे बढ़ सके। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुए देश के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित 284 सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई। ये गर्व की बात है कि इस संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के मौके पर लगाई गई आर्ट गैलरी का अवलोकन भी किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की योजना पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जल्द इस योजना को साकार रूप दिया जाएगा। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो फोरफादर्स थे जिन्होंने मेहनत करके, चाहे वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे उस वक्त के, और 15 के करीब उसमें महिला भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ है वो, बाल महिला और बाल मिनिस्ट्री के साथ वो नहीं, लेकिन उस पर भी वो एक हमारा बिल्कुल जो कहते हैं संकल्प पत्र में सबसे नंबर 1 पॉइंट था और हमारी सरकार उसके लिए बिल्कुल हर तरीके से जल्द ही वो काम शुरू हो जाएगा। ये संविधान दिवस के अवसर पर आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी ने मुख्य रूप से शिरकत की। साथ ही उन्होंने संविधान विषय से संबंधित पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता का अवलोकन किया और प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो न सिर्फ लोगों को एकजुट रखता है बल्कि हमें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी बनाता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, अभ्यास और शक्तियां संविधान पर आधारित हैं। संविधान के तहत ही समानता का अधिकार दिया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कई अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। हमारा संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है, ये सामाजिक दस्तावेज भी है, ये बंधुत्व का दस्तावेज भी है, ये समता का दस्तावेज भी है और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का ग्रंथ है। इस संविधान दिवस के ऊपर हम अपने संविधान का सम्मान करते हुए पूरे देश में इस गौरवमय देश को मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके पीछे विजन है कि हम अपने संविधान का आदर करें, सम्मान करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसकी भावना को समझें और उसके बाद पूरे देश की एकता, अखंडता, भ्रातृत्व और समता और भाईचारे के लिए अपने जीवन में अपना हर कार्य को करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि इस ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जो उन्होंने शुरुआत करी है, ये जो इतने साल बीत गए हैं और जो लोग भूल गए थे कि हमारा क्या संविधान है और कितनी सैक्रिफाइसेस के बाद हमारे को ये मिला, कितने जूझने के बाद, कितनी समस्याओं के बाद ये जो है ये हमारे को जो मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ज़रिए, उसको जो है आगे किस तरह से जो है हम अपने जहन के अंदर, अपने जीवन के अंदर उसको क्रियान्वित करें और जानें कि इसके अंदर हमारे क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का पालन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।